सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं, ठीक है, गणित का अध्याय 3, ठीक है, जिसका नाम है अवयव, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिसेस, हिंदी में बोलते हैं अवयव, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अध्याय 3 से पढ़ना चालू करेंगे, उसके बाद 4-5 को करेंगे, भाग 1 को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे कौन सा भाग, हम लोग अध्याय 2 पर आएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को स्टार्ट वहां से करना चाहिए जहां से हमको गणित जो है समझ में आए, ठीक है। तो ये जो है ऐसा अध्याय जो कि बहुत आसान है और परीक्षा के दृष्टि से भी क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग परिभाषित करना चाहें कि मैट्रिक्सेस क्या होते हैं या अवयव क्या होते हैं, तो सिंपली ये क्या होते हैं, आयताकार कोष्ठक के अंदर में, ठीक है, ये क्या है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयताकार कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है, या वर्गाकार कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। सो वर्गाकार या आयताकार कोष्ठक के अंदर में क्या करना, नंबर्स को जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में क्या करना, जमाना ही क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। मतलब क्षैतिज में जैसे 1 2 3, इसको बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर किसको बोलते हैं, तो ये 3 ये 4 ये, ठीक है। मतलब अवयव क्या होता है, वर्गाकार कोष्ठक के अंदर में या तो संख्याओं को या तो फलनों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। समझ में आ गया, ठीक है। पंक्ति और इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रोज एंड कॉलम्स के रूप में जो है उसको दर्शाना ही कहलाता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स हमको पढ़ना क्यों है, देखो, तो मैट्रिक्स जो है इसके पढ़ने के हमारे पास बहुत सारे क्या है कारण है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास दो चर राशि जैसे एक्स और वाई के अगर हमारे पास जो है क्या हो रहे हैं, समीकरण आ रहे हैं, उसको हल कर सकते हैं, 3 वाले भी हल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 4-5 वाले अगर आते हैं रैखिक समीकरण, तो उसको हल करने में समस्या आती है। तो ऐसे रैखिक समीकरणों को हल करने में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग जो है करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ करते हैं, संकेतन तथा सक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक जब इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पर देखोगे कि किस तरीके से सीट बनता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कॉमर्स के फील्ड में जो है इसका उपयोग होता है, ठीक है। बजट बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद किस हिसाब से हमारे सामान बिकने चाहिए, किस हिसाब से हम लोग उत्पादन करें, उसके प्रोजेक्शन में होता है, ठीक है। कितना खर्चा आगे किसी उत्पाद में, इसको ज्ञात करने के लिए होता है। इसके अलावा फिजिक्स में जो है आवर्धन के लिए होता है, घूर्णन के लिए होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे परावर्तन के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए जो है, क्रिप्टोग्राफी के लिए जो है इसका उपयोग जो है होता है, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा उपयोग है। इवन जब रेलवे प्लेटफॉर्म में आप जाते हो तो वहां पर लिखा रहता है समय सारणी कि ये ट्रेन इतना बजे आएगा, इतना बजे जाएगा, तो वो उनका अरेंजमेंट जो होता है वो भी अरेंजमेंट कैसे करते हैं, कंप्यूटर में जो है मैट्रिक्स के सहायता से ही उसको किया जाता है। तो बहुत सारे हैं जहां पर इसका उपयोग जो है होता है, ठीक है। अब समझते हैं मैट्रिक्स का जो है परिभाषा जो है क्या होता है, या एक उदाहरण दिया देखो, पहले इसी उदाहरण से हम लोग समझते हैं ताकि हम लोग हमारे मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है उसको समझने में हम क्या हो, थोड़ा सा अच्छे से कैपेबल हो जाए। देखो, मान लीजिए कि हम एक सूचना व्यक्त करना चाहते हैं, एक सूचना कोई भी है जिसको हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं, और वो सूचना क्या है कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं हैं। इसे हम देखो, हम लोग अगर उसके पास 15 पुस्तक है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ऐसा 15 लिख सकते हैं। इस समझ के साथ व्यक्त कर सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी लिखा है राधा के पास पुस्तिकाओं की संख्या है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बता देंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज लिखा हुआ है वो राधा के पास उपलब्ध पुस्तकों की संख्या है, तो अब मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा लिख दूंगा, तो आप समझ जाओगे कि राधा के पास कितने पुस्तक हैं, 20 है। अगर मैं इसको 30 कर दूंगा तो समझ जाओगे 30 है करके, ठीक है। चलो, उसके बाद है, यदि हम यह व्यक्त करना चाहते हैं कि राधा के पास 15 पुस्तक और 6 कलमें हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, ऊपर में लिख देंगे पुस्तक और यहाँ पर क्या लिख देंगे, कलम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 15 और यहाँ क्या लिख देंगे 6। तो ये भी हमको समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग और भी बहुत सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे नीचे देखते हैं, अब मान लीजिए कि राधा के पास जो है क्या है, और उसके 2 मित्र हैं फौजिया और सिमरन, इनके पास पुस्तकों और कलमों की संख्या जो है ये है। देखो, अब इतना बड़ा जो हमारे पास सूचना है ये काफी बड़ा है कि नहीं, इसको हम लोग मैट्रिक्स की सहायता से इसको हम लोग बहुत छोटा सा करके लिख सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के एक भाग में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पुस्तक और यहाँ पर लिख देंगे कलम,
ठीक है। तो राधा के पास कितनी पुस्तकें हैं? 15। उसके बाद जो है फौजिया के पास कितनी है? 10। उसके बाद सिमरन के पास कितनी है? 13। उसके बाद कलम कितना है इसके पास? 6। फिर इसके पास 2, इसके पास 5। तो ये जो पहली जो पंक्ति है, ये पहली पंक्ति ये क्या कहलाती है? पहली पंक्ति कहलाती है। अब देखो पंक्ति पंक्ति नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा अब इंग्लिश में आना, ठीक है। इसको बोलेंगे रो बोलते हैं, ठीक है। रो 1, क्योंकि अंग्रेजी में समझोगे तो आगे की पढ़ाई क्या होगी? आसान हो जाएगी, ठीक है। आगे कुछ भी करोगे अंग्रेजी में ही पढ़ाई करनी है आपको। इसको बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं रो 3, मतलब पंक्ति बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्तंभ, ये है स्तंभ 1 जिसको C1 करते हैं। इसको बोलते हैं स्तंभ 2, C2 बोलते हैं, ठीक है। तो स्तंभ को C से दर्शाते हैं और पंक्ति को जो है R1, R2, R3 से जो है हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये जो पंक्ति 1 है ये क्या बता रहा है? राधा के पास कितनी पुस्तक है और कितनी कलमें हैं। ये R2 क्या बता रहा है हमारे पास कि फौजिया के पास कितनी पुस्तक और कितनी कलमें हैं। R3 क्या बता रहा है हमको कि सिमरन के पास कितनी है। अगर क्षैतिज में देखेंगे तो ये सूचना हमको मिल जा रही है, और अगर ऊर्ध्वाधर में हम लोग देखें तो कुल पुस्तकों की संख्या और कुल कलमों की संख्या भी मिल जा रही है। तो देखो एक ही ब्रैकेट के अंदर हमको कितनी सारी सूचनाएं क्या हो रही है? मिल जा रही है। तो इसीलिए मैट्रिक्स हमारे लिए क्या है? सूचनाओं को व्यक्त करने के लिए एक बहुत अच्छा क्या है? साधन है, ठीक है। और अगर हम लोग परिभाषित करना चाहें तो देखो इसका परिभाषा दिया है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। या तो वो संख्याएं होंगी 1 2 3 4, या फलन होंगे sin x cos x tan x, या कुछ भी फलन हो सकते हैं, उनका आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अव्यय अथवा प्रतिष्ठिया कहते हैं। मतलब कोष्ठक के अंदर में जो भी नंबर या जो भी फलन लिखा रहता है ना, इनको बोलते हैं अव्यय बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अव्यय या प्रविष्टियां बोलते हैं, ठीक है। अव्यय बोलते हैं, फिर प्रविष्टियां जो है बोलते हैं, जो भी उसके अंदर में लिखा होगा, ठीक है। चलो क्षैतिज को क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। लेकिन आगे से हम लोग उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्तंभ नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको रो बोलेंगे। तो रो मतलब समझ जाना क्षैतिज, और कॉलम मतलब समझ जाना स्तंभ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूह की कोटि। कई बार 1 नंबर 2 नंबर कैसे प्रश्न पूछ देता है, और हमसे पूछता है, क्वेश्चन दे देता है और पूछता है कि इस आव्यूह की जो है कोटि बताओ करके, ठीक है। तो देखो मान लो अगर हमारे पास जो है एक आयताकार कोष्ठक है, इसके अंदर में बहुत सारे अव्यय हैं, ठीक है। जैसे मैं एक यहाँ अव्यय लिखता हूँ A11, A12, ठीक है, A13, और ऐसे करके कहां तक जा रहा है? ये A1 तक जो है जा रहा है। अब देखो ये जो 1 1 जो लिखा हुआ है ना, ये 1 1 क्या दिखा रहा है? पहला संख्या दिखा रहा है कौन सा रो है, और दूसरा संख्या दिखा रहा है कॉलम। तो ये रो को दिखा रहा है, और दूसरा नंबर किसको दिखा रहा है? कॉलम को, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये आगे बढ़ते क्या, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 1n, मतलब ये अभी भी कौन सा रो है? ये पहला ही रो है, लेकिन कॉलम कौन सा है? nवां कॉलम पहुंच गया है। अब देखो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर A21 लिखता हूं, तो ये 2 क्या दिखाएगा? दूसरा रो, और 1 क्या दिखाएगा? पहला कॉलम। तो अव्यय के नीचे जो 2 संख्या लिखी रहती हैं, उसका पहला संख्या हमेशा रो को बताता है, और दूसरा संख्या हमेशा कॉलम को बताता है। तो जैसे मैं A21 लिखा, इसका मतलब ये क्या है? दूसरा रो और पहला कॉलम। और अगर मैं A22 लिखता हूं, तो ये क्या दिखा रहा है? दूसरा रो दूसरा कॉलम। उसके बाद A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम। इस तरीके से A2n, मतलब रो तो अभी भी दूसरा है, लेकिन कॉलम क्या हो गया है? n हो गया है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाता है, और इधर भी जो है ये आगे बढ़ते जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसकी कोटि जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी कोटि को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखो कहाँ लिखेंगे हम लोग? इस कोष्ठक के यहाँ पर। और इसकी कोटि कैसे होती है? m into n होता है, ठीक है। अब m क्या होता है? तो m होता है स्तंभों की संख्या, और n जो होता है ये होता है रो की संख्या, और n जो होता है ये है कॉलम की संख्या। मान लो मैं जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, पहले इसकी कोटि से पहले हम लोग इसके अव्यय को जान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें A12 कौन सा है, बताओ अव्यय A12 कौन सा है। तो देखो A12 मतलब पहला अक्षर मैंने बताया था आपको किसको बताता है? पहला अक्षर बताता है रो को, और दूसरा बताता है कॉलम को। तो A12 का मतलब क्या है? पहला रो दूसरा कॉलम। तो ये पहला रो और दूसरा कॉलम, मतलब A12 कितना होगा? 2 होगा।
अगर मैं आपसे पूछूं कि A22 बताओ, मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम 5 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि A23 बताओ, मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा कॉलम हो गया, है कि नहीं? देखो ये है रो 1, ये है रो 2, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम। इस तरीके से किसी भी अव्यय को आप बता सकते हो। अब जब हमको इसकी कोटि चाहिए, तो देखो कोटि कैसा लिखा जाता है, हमेशा गुणा के रूप में, और इसका गुणा नहीं करते हैं ना, इसको ऐसे ही रखते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रखते हैं। तो एम क्या दिखाता है कि कितने पंक्ति हैं, तो इसमें कितने पंक्ति, कितने रोज हैं, एक रो और दूसरा रो, तो यहां पर आएगा 2। फिर गुणा का चिन्ह लगाकर कितने कॉलम है, 1 2 3, तो यहां पर हो जाएगा 2 गुणित 3। तो हम लोग बोलेंगे कि इस अवयव की कोटि कितनी है, 2 गुना 3। समझ में आया ये? ठीक है, तो हमको यहां से पता चल गया कि उसकी कोटि कितनी है। उसके बाद इस कोटि का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि उसमें कितने अवयव हैं। ठीक है, जैसे कि इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणित 3। तो अगर आपसे पूछ दिया कि एक अवयव है जिसकी कोटि है 2 गुणित 3, बताओ उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो उस समय क्या करोगे, इन दोनों को गुणा कर दोगे। जब कोटि दिखाना होगा तो गुणा के रूप में ही रहने दोगे, और जब अवयवों की संख्या पूछेगी तो इन दोनों को क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। समझ में आ गया? और कोटि को हमेशा कैसे दर्शाते हैं, n गुणित n, जहां पर n क्या है, पंक्तियों की संख्या, और n क्या है, स्तंभों की संख्या। अब पंक्ति स्तंभ नहीं, रो और कॉलम की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलो, उसके बाद देखो किसी भी अवयव को दर्शाते कैसे हैं। देखो, तो किसी भी अवयव को दर्शाने के लिए हम लोग अंग्रेजी के अल्फाबेट के जो है कैपिटल लेटर्स का जो है हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कैपिटल लेटर में यूज करेंगे A B C D X Y Z M N, कुछ भी जो है आप क्या कर सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। तो किसी भी अवयव का जो व्यापक रूप जो होता है वो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। कोष्टक के अंदर में अव्यय रहेंगे, अव्यय को जनरली जो है स्मॉल a से दिखाया जाता है, और यहाँ क्या आएगा, I और J, और यहाँ का आएगा m इंटू n। तो ये m इंटू n क्या बताएगा, यहाँ पर जो भी संख्या लिखा रहेगा वो कोटि को दिखाएगा कि उसकी कोटि कितनी है। और यहाँ पर ये जो I है ये बताएगा आईवां पंक्ति। ठीक है, मतलब आईवां पंक्ति मतलब जैसे अगर आई की जगह 2 लिखा है तो दूसरे नंबर की पंक्ति को दिखाएगा, अगर 3 लिखा है तो तीसरे नंबर की कोटि को तीसरे नंबर की क्या होगा, पंक्ति को बताएगा। और जे किसको बताता है, जेवा नंबर का स्तंभ। अब जेवा मतलब जे की जगह कुछ भी संख्या हो सकता है, तो ये उसको स्तंभ को जो है बताता है। तो आई बताता है आईवां स्तंभ को, और जे बताता है जेवा स्तंभ को। जैसे अगर मैं एक अवयव लिख दिया ए बराबर 2,3, तो यहाँ पर आई को कौन बता रहा है, आई के जगह पर है 2 और जे के जगह पर क्या है 3। यह सिर्फ मैं उदाहरण के लिए बताया हूं ना अभी, कि ऐसे समझना है आपको करके। समझ में आ गया? चलो, अवयव को कैसे दर्शाते हैं ये तो हमने समझ गया। चलो एक उदाहरण देखते हैं। हाँ, ये उदाहरण जो है बहुत अच्छा है, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण 2 जो है ये एग्जाम में पूछ देता है इस प्रकार के प्रश्न। देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। ये 7 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, आगे से जब भी मैं 7 स्टार बोलूंगा ना तो समझ जाना वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि एक अवयव है जिसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 8 है। अब इनकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। तो मैंने बताया था कि किसी भी अवयव की जो कोटि होती है उसी को तो गुणा करने से क्या मिलता है, हमको अवयवों की संख्या मिलती है। मतलब m गुणित n बराबर हमारे पास अभी कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर 8 अवयव हैं तो उसको किस किस रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो, अब पहला तरीका ये है कि एक ही रो बनाए और 8 कॉलम बना ले। मतलब देखो ऐसा कि जो भी 8 अवयव होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो एक ही रो है और 8 कॉलम है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या इसको हम लोग बना सकते हैं, दो पंक्ति बना सकते हैं और 4 कॉलम बना सकते हैं, ये भी हो सकता है, करके देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा हमारे पास और क्या कर सकते हैं, 1 गुणित 8 हो गया। ठीक है, 2 गुणित 4 हो गया,
और क्या कर सकते हैं, 3 2 नहीं होता है, मतलब गुणनखंड 8 होना चाहिए, सिंपली याद रखना है। हाँ, 4 गुणित 2 भी तो कर सकते हैं, ठीक है, 4 गुणित 2 कर सकते हैं। तीसरा 4 2 8 हो जाएगा। चौथा और क्या कर सकते हैं, 8 गुणित 1 कर सकते हैं, 8 एकम 8। मतलब अब पंक्ति कितने रखेंगे, 8 रखेंगे, और कॉलम क्या रखेंगे, एक ही रखेंगे, मतलब इसको चेंज कर देंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है इसको, 4 तरीके से लिखा जा सकता है। क्या क्या, 1 रो 8 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम, 8 रो 1 कॉलम, ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आ गया। तो अगर आपको पूछेगा कि कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो आप वहां पर बताओगे कि इस तरीके से लिखा जा सकता है। चलो एक प्रैक्टिस करते हैं। मान लो अगर हमको बोल दिया कि एक अवयव है जिसमें अवयवों की संख्या 5 है, तो बताओ इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब अभी m गुणित n का मान क्या है, 5 है। कैसे m गुणित n का मान 5 है, क्योंकि भाई कोटि को ही तो गुणा करने से कुल अवयवों की संख्या पता चलती है। तो अभी कोटि की संख्या कितनी है, मतलब कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 को किस तरीके से गुणनखंड में तोड़ के लिख सकते हैं, तो पहला तो ये हो सकता है कि 1 गुणित 5 करेंगे तो भी 5 आएगा। मतलब पहला अवयव ऐसा बन सकता है जिसमें 1 रो होगा और 5 कॉलम होगा, और दूसरा ये बन सकता है 5 गुणित 1 हो सकता है, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और दूसरा रूप है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं, तो आंसर है इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग लिख सके। आप करके देख लो, ठीक है। तो जब 5 अवयव होंगे तो दो संभव कोटियां होंगी, और अगर 8 होंगे तो 4 संभव कोटियां जो है होती हैं। समझ में आ गया ये। चलो इस तरीके से हमको समझना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 3। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों को पहला प्रश्न वाली को जो हल करने में ना हमको बहुत मदद मिलेगी। देखो क्या बोल रहे हैं, एक ऐसे 3 गुणित 2 अवयव की रचना कीजिए। तो 3 किसको बता रहा है, पहले 3 रो होना चाहिए, और कितने कॉलम होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। इनकी रचना करनी है, जिसके अवयव, हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था कि नहीं, a इज इक्वल टू ए आई जे करके दिया था। तो अभी ए आई जे की जगह क्या है, 1/2 और मॉड्यूलस में i माइनस 3j है, ठीक है। तो चलो इसको जो आंसर दिया उसको हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग जो है अपने मर्जी से जो है, मतलब अपने मर्जी से नहीं, हम लोग खुद से जो है इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो पहले देखो प्रैक्टिस करना, कितने का अवयव बनाना है, 3 गुणित 2 का, मतलब 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। तो पहले रफली एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। रफली जो है एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखो 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है, वही है ना, बाद में पता चला कि क्वेश्चन गलत लिख दिया। हाँ 3 गुणित 2, 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो 3 रो कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो एक तो होगा A11, एक होगा A12, क्योंकि 2 ही कॉलम बनाना है। फिर क्या होगा A21, और यहाँ क्या आएगा A22। फिर यहाँ क्या आएगा A31, और यहाँ क्या आएगा A32। तो इतने हमको चाहिए, और इसी की कोटि कितनी होगी, 3 गुणित 2। और हमको क्या दिया है, AIJ बराबर 1/2 मॉड्यूलस में कितना दिया था, i माइनस 3j, i माइनस 3j, ठीक है, i माइनस 3j। तो देखो अगर हमको A11 चाहिए, A11 अवयव चाहिए, तो i के जगह कितना है, तो दोनों की तुलना करेंगे तो i के जगह 1 है और j के जगह 1 है। तो जब हम लोग i के जगह 1 यहाँ पर आप लिख लेना, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये करना i बराबर 1 रखने पर और j बराबर 1 रखने पर, तब उस समय हमको क्या मिल जाएगा, A11। एक को रख के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, बार बार ऐसा मत लिखना, ये चीज जो है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये पहला प्रश्न है इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि A11 हमको मिल जाए। तो देखो इसमें जब रखेंगे तो 1/2 तो हमारा 1/2 रहेगा, मॉड्यूलस होगा i के जगह 1 रखेंगे और 3 गुणित 1, तो कितना हो जाएगा, देखो 1/2 और 3 एक कम 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, मॉड्यूलस में -2 बचेगा। और आपने पढ़ा होगा कि मॉड्यूलस के अंदर से जब कोई चीज बाहर निकलती है तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो 1/2 और मॉड्यूलस से बाहर निकलकर वो हो गया 2, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो A11 हमको कितना मिल गया, 1, ठीक है। चलो अब निकालते हैं हम लोग A12। अब आप लोग बताओ i के जगह कितना रखेंगे, 1, और j के जगह कितना रखेंगे, 2। तो 1/2
आई था हमारे पास, तो आई के जगह 1 रखेंगे, माइनस 3 गुणित 2। अब थोड़ा सा 12th में आ गए हो, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। देखो 3 दूने 6, तो 1 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, माइनस 5 बचेगा, लेकिन मॉड्यूलस के कारण क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 गुणित 1/2, मतलब ये कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, चलो उसके बाद हमको क्या निकालना है? अगला अव्यय A21 निकालना है। तो अभी आई की जगह कितना रखोगे? 2, और जे की जगह कितना रखोगे? 1। ठीक है, क्योंकि पहला हमेशा आई को दिखाता है। 2 माइनस 3 गुणित 1। तो देखो 3 एकम 3, 2 में से 3 गया तो -1, लेकिन मॉड्यूलस से आने के कारण +1 हो जाएगा, और +1 का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो 1/2 ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा A21। अब यहाँ खाली जगह है, यहाँ हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे? A22, मतलब आई के जगह भी 2 और जे के जगह भी 2, तो 1/2, आई के जगह 2 और 3 गुणित 2। तो 3 दूने 6, 2 में से 6 गया तो -4, -4 मॉड्यूलस के बाहर क्या बन के निकल जाएगा? +4। तो 1/2 गुणित 4, तो 2 1 कम और 2 दूने, तो कितना आ गया? 2। ठीक है, A22 भी निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं A31। ठीक है, अभी आई के जगह कितना? 3 और जे के जगह कितना? 1। सो इट विल बिकम 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1 मॉड्यूलस। तो 3 1 जा 3, और 3 में से 3 गया तो 0, और 0 इंटू 1/2 मतलब 0। ठीक है, उसके बाद क्या रखेंगे हम लोग? A32। तो A32 आई के जगह रखेंगे 3 और जे के जगह क्या रखेंगे? 2। तो देखो 3 दूने 6, और 3 में से 6 गया तो कितना बचेगा? -3 बचेगा कि नहीं? तो -3 मॉड्यूलस से बाहर क्या बनकर निकल जाएगा? +3। तो +3 गुणित 1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 3/2। अतः करके लिखना, इसको यहाँ पर लिखना, अतः वह आव्यूह क्या होगा? A बराबर A11 कितना था? देखो A11 था 1, तो A11 के जगह रखेंगे 1। उसके बाद हमारे पास A12 था, यहाँ दूसरे जगह पे देखो A12 है, और A12 की वैल्यू कितनी आई थी? 5/2। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे? यहाँ पर 5/2। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ A21 है, A21 की वैल्यू कितनी आई थी? 1/2, देखते जाओ। और A22 की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। ठीक है, उसके बाद देखो A31 की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, A32 की वैल्यू कितनी है? 3/2 है। तो वह आव्यूह ये होगा। ठीक है, हमको जितने ऑर्डर का निकालने बोला था, हमने उतने ऑर्डर का निकाल दिया। यहाँ पर हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, और ये 2 नंबर या 3 नंबर का करके परीक्षा में जो है आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दोनों उदाहरण। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग आव्यूहों के प्रकार जो है कितने होते हैं। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहला है आव्यूह स्तंभ आव्यूह। एक आव्यूह को हम लोग स्तंभ आव्यूह कब बोलते हैं? जिसमें केवल एक ही स्तंभ होगा। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है स्तंभ आव्यूह, मतलब हमारा फोकस किस पर रहेगा? सिर्फ स्तंभ पर। ठीक है, तो एक ऐसा आव्यूह है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? स्तंभ होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं लिखता हूं 1 2 3 4, तो इसमें क्या है? देखो स्तंभ कितने हैं? एक ही है, लेकिन कॉलम कितने हैं? सॉरी, कॉलम कितने हैं? एक है, और रो कितने हैं? 4। तो 1 2 3 4, तो इसकी कोटि क्या होगी? पहले रो को लिखते हैं, फिर कॉलम को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 1, इसकी कोटि हो जाएगी। तो स्तंभ आव्यूह क्या है? समझ में आ गया? ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ होगा। कॉलम स्तंभ जो है क्या होगा? एक होगा, लेकिन पंक्ति कितना भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा पंक्ति आव्यूह, जिसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कितने होंगे? सिर्फ एक ही होंगे, जैसे 1 -2 3 0 2, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो देखो इसकी कोटि कितनी होगी? कितने रो हैं? एक रो है। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 1 गुणित 5। समझ में आ गया? तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम, रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो। कॉलम कितने भी हो सकता है इसमें रो कितने भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा देखते हैं हम लोग वर्ग आव्यूह। वर्ग मतलब क्या होता है? समझोगे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये एक ऐसा आव्यूह होगा जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होगी? सेम होगी। जैसे 2 3 -1 0, कितने रो हैं इसमें? एक रो 2 रो। कितने कॉलम है? एक रो 2, एक कॉलम दूसरा कॉलम। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह बोलते हैं। समझ में आए? तो वर्ग आव्यूह ऐसे आव्यूह होते हैं जिनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है।
आपको एक प्रश्न पूछ देगा। कैसे प्रश्न पूछेगा मैं आपको बना के बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन एक करके दे दिया, ठीक है। वर्ग आव्यूह होने के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, देखो क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम आपसे पूछ सकता है। वर्ग आव्यूह होने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति सही है, ठीक है। परिस्थिति सही है, आपको पहला ऑप्शन दे देगा कि m का मान n से बड़ा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, या फिर a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b में आपको दे देगा कि m की जो वैल्यू है वो n से छोटी होती है। c ऑप्शन आपको दे देगा कि m और n बराबर होते हैं, और d ऑप्शन दे देगा कि m और n बराबर नहीं होंगे। तो आप किसको चयन करोगे? तो देखो वर्ग आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, और ये क्या होते हैं? m और n होते हैं। तो देखो दोनों क्या है? बराबर है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ऐसा एक बार एग्जाम में पूछा गया हुआ था, ठीक है। तो याद रखना वर्ग आव्यूह में m बराबर n जो है होता है, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग चौथा, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। चौथा हमारे पास क्या है? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें जो होता है विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण समझते हो ना, जैसे आयत है, ये आयत के ये है, ये इस कोने से इस कोने को जोड़ने को विकर्ण बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल को छोड़कर, मतलब विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अव्यय क्या होते हैं? शून्य होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो ये बी दिया है, ये विकर्ण है, इसको छोड़कर बाकी सारे क्या है? जीरो है। ये देखो 3 गुणित 3 में क्या है? विकर्ण को छोड़कर हर चीजें क्या है? शून्य है कि नहीं? तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं विकर्ण आव्यूह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पांचवा, समझ में आया कि नहीं? विकर्ण आव्यूह मतलब विकर्ण को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे? शून्य होंगे, याद रखना ये। चलो उसके बाद अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ऐसे आव्यूह होते हैं जिनमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सब तो शून्य होते हैं, लेकिन साथ ही साथ सारे विकर्ण जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? एक जैसे ही होंगे। जैसे अगर आपने एक इस अदिश आव्यूह बनाना चाहते हो, अगर आपने यहाँ पर 2 लिख दिया तो पूरा का पूरा विकर्ण क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि एक अदिश आव्यूह जो होता है वो अदिश तो होता है, साथ ही साथ वो एक और कौन सा आव्यूह होता है? वो अपने साथ विकर्ण आव्यूह का भी गुण जो है अपने साथ लेकर चलता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्या एक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है, तो बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि विकर्ण आव्यूह के लिए स्थिति क्या है कि विकर्ण को छोड़कर बाकी सब शून्य होने चाहिए। तो देखो विकर्ण को छोड़कर सब शून्य है कि नहीं? तो ये एक क्या है? विकर्ण आव्यूह भी है, विकर्ण आव्यूह है, और चूंकि इसके विकर्ण के सारे मान एक जैसे हैं, इसीलिए ये क्या है? अदिश आव्यूह है। तो एक अदिश आव्यूह अदिश होने के साथ साथ विकर्ण आव्यूह भी होता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से। चलो अगला चलते हैं हम लोग तत्सम आव्यूह या तत्समक, या फिर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक होना, ठीक है। तो ये एक ऐसे आव्यूह होते हैं जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सब तो शून्य होंगे, लेकिन विकर्ण का मान क्या होगा? एक ही होगा। मतलब जैसे इससे पहले वाले में जो था, स्केलर में जो था, अदिश आव्यूह में जो था, उसमें ये डायगोनल की जगह कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो सेम होने चाहिए थे। लेकिन तत्समक आव्यूह ऐसे होते हैं जिसमें विकर्ण शून्य नहीं होने चाहिए, और विकर्ण का मान सिर्फ एक ही हो सकता है, 2 2 2 नहीं होगा। अगर ये 2 2 2 या 3 3 3 हो गया तो उस समय वो क्या बन जाएगा? अदिश बन जाएगा। अगर सिर्फ 1 1 1 है तभी ये क्या होगा? तत्समक आव्यूह होगा। तो क्या हम लोग यहां से एक बात बोल सकते हैं कि तत्समक आव्यूह जो होता है वो तत्समक होने के साथ साथ अदिश भी होता है, क्योंकि सब चीजें सेम हैं, और अदिश होने के साथ साथ वो क्या होता है? विकर्ण आव्यूह भी होता है। तो ये तीनों चीजें क्या है? कथन जो है सही है। मैंने क्या बोला आपको समझ में आया? तत्समक आव्यूह तत्समक होने के साथ साथ अदिश होता है, और अदिश के होने के साथ साथ वो विकर्ण होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। चलो अगला है हमारे पास शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा आव्यूह जिसमें सारे अव्यय क्या होंगे? शून्य होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग शून्य आव्यूह। और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? ओ से।
ठीक है। और तत्समक अवयव को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आई से जो है इसको हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे समझते हैं हम लोग अवयवों की समानता। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, इसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं कि दो अवयवों को हम लोग कब बराबर मानेंगे करके इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं सरफेस लेवल पर, और जब प्रश्न आता है तो छूट जाता है। तो देखो किसी भी दो अवयवों को हम लोग तो क्या बोलेंगे, उसको इक्वल तभी बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर होंगे जब दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। कौन कौन से कंडीशन, पहला कंडीशन है उनकी कोटियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है 3 गुणित 2 का और दूसरा मैट्रिक्स है 2 गुणित 3 का, तो भले इनमें अवयवों की संख्या 6 आएगी, इसमें भी अवयवों की संख्या 6 आएगी, लेकिन ये दोनों अवयव बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले की कोटि 3 गुणित 2 है और दूसरे वाले की कोटि 2 गुणित 3 है। ये तभी बराबर होते जब पहले की कोटि 3 गुणित 2 है तो दूसरे की भी कोटि कितनी होनी चाहिए, 3 गुणित 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो दो अवयवों के इक्वल होने के लिए पहला परिस्थिति क्या हो गया, उनकी कोटियां क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरा है देखो ए और बी, मान लो यहाँ पर दो है हमारे पास ए और बी, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान होना चाहिए, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी डी 2 गुणा 2 का, इसका कोटि कितना है 2 गुणा 2, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 और 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, तो पहले तो कोटि देखेंगे, दो परिस्थितियों के दोनों परिस्थितियों को पास कर जाते हैं ये दोनों, हो जाएंगे। तो पहले देखो इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणित 2 है, इसकी कोटि कितनी है 2 गुणित 2 है। तो हाँ काम बन सकता है, क्योंकि पहला स्थिति इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। ये तभी आपस में बराबर होंगे जब इसके संगत वैल्यू आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर a का मान अगर 1 है, b का मान अगर 2 है, c का मान अगर 3 है और d का मान अगर 4 है, तब ये आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लो 1 2 3 4 कितने का हो गया, 2 गुणा 2 का, 5 6 7 8। ये दो अवयव है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रश्न दिया हूं कि क्या ये दोनों अवयव बराबर हैं। तो आप पहले चेक करोगे, पहले इसकी कोटि बराबर है कि नहीं। तो इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणित 2, इसकी भी कोटि कितनी है 2 गुणित 2। हाँ कोटि तो पहले बराबर, मतलब एक पास हो गया। अब देखोगे कि इनके संगत अवयव आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 5 है, इसका संगत ये है लेकिन ये तो बराबर नहीं है। ये 2 है, इसका संगत 6 है, ये 3 है, इसका संगत 7 है, ये 4 है, इसका संगत 8 है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो सिर्फ कोटियों के बराबर हो जाने से अवयव आपस में बराबर नहीं हो जाते, उनके संगत वैल्यूज भी क्या होने चाहिए, संगत मान भी आपस में बराबर होने चाहिए। समझ में आ गया। तो अवयव को आप तभी बराबर मानोगे, पहला जब उनकी कोटियां बराबर होंगी, दूसरा उनके संगत जो अवयव के जो मान होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलो हाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, देखो उदाहरण 4 को देखते हैं। यदि एक अवयव ये है और दूसरा अवयव ये है, अब देखो बीच में कुछ नहीं बोला, मतलब बराबर चिन्ह है, इसका मतलब क्या है कि अवयव 1 अवयव 2 के बराबर है। चलो मैं इसको हटा देता हूं, नहीं तो आप आंसर देख लोगे, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि ये एक अवयव है और ये एक अवयव है और ये दोनों बराबर हैं। तो ए बी सी एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करने। तो देखो ये पहले ही बोल दिया है कि ये दोनों अवयव बराबर हैं, मतलब अगर ये अवयव बराबर हैं इसका मतलब इनकी कोटियां भी बराबर होंगी। चेक कर लो, हैं कितना है, 3 गुणित 3 है और दूसरा वाला भी 3 गुणित 3 है, और इनके संगत वैल्यू आपस में बराबर होंगे। तो आप जब हल करोगे ना, तो हल करके यहां पर लिखोगे, मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कैसे लिखोगे। यहां पर चूंकि का चिन्ह लगाना, चूंकि तो चूंकि दोनों अवयव बराबर हैं तो उनके संगत मान भी बराबर होंगे। ठीक है, संगत मान बराबर होंगे। तो इसका a11 कौन सा है, x + 3, इसका a11 कौन है 0। तो
उसके संगत मान को अब तुलना करते हैं भाई। a11 है पहले वाले में x प्लस 3, दूसरे वाले में है 0। तो यहां से जब हल करोगे तो x का मान कितना आएगा -3। उसके बाद देखो a22 इसमें कितना है z प्लस 4। तो a22 है यहाँ पर z प्लस 4 और इसमें a22 बोलता हूँ सॉरी a12 है z प्लस 4 और इसमें a12 है 6। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा, 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। उसके बाद देखो a13 कितना है 2y माइनस 7 और इसमें a13 कितना है 3y माइनस 2। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2। ठीक है, तो y को एक साथ लाते हैं और संख्या को एक साथ रहते हैं। तो 2y को यही रहने देते हैं, ये प्लस 3y इधर आके क्या हो जाएगा -3y, ये -2 हो जाएगा और -7 इधर जाके क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। ठीक है, सो -2y में से अगर 1y जाएगा तो कितना बचेगा -y बचेगा और -2 में से +7 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, ये y के सामने का माइनस को हम लोग इधर भेज देते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बाकी जो है हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ देखो हाँ, इसके बाद देखो ये तो -6 है, ये भी -6, इससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला। अब a22 को देखते हैं। a22 का कितना मान है, पहले वाले में a-1 है और दूसरे वाले में -3 है। तो -1 इधर जाके +1 हो जाएगा। तो a बराबर -1 धन 1 -3 धन 1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो a23 इसमें कितना है, a23 है 0 और इधर a23 कितना है 2c प्लस 2। तो ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा और ये 2c हो जाएगा, ये 2 इसको आके भाग देगा तो c बराबर कितना आएगा -1। यही निकालना था कि और कुछ बच गया, x y z तो निकल गया और c बचा है। तो हाँ नहीं c निकल गया, b निकल गया, b बचा है b। तो b कहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ से निकल जाएगा। तो a31 यहाँ पर पहले वाले में कितना है b-3 और दूसरे वाले में कितना है 2b + 4। तो इस b को इधर लेके आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा -2b और ये -3 इधर जाके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो 4 + 3, तो b में से 2b जाएगा तो -b बचेगा और 4 और 3 जोड़कर कितने हो जाएंगे 7। तो यहां से b बराबर कितना आ जाएगा -7। ठीक है, अब उत्तर का मिलान करते हैं कि हमने जो बनाया वो सही है कि नहीं। तो देखो a का मान है 1, ठीक है, अरे कहां गया, कुछ गलत आया है क्या, अच्छा नहीं मैं नीचे वाला देख रहा था। ठीक है, a का मान है -2 देखो, ठीक है, a का मान -2, b का मान है -7 और c का मान है -1। ठीक है, x का मान है -3 और y का मान है -5 और z का मान है 2। हाँ करेक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से आप उदाहरण 5 को क्या करोगे, हल करोगे और आप दोनों तुलना करके जो है इसको प्रैक्टिस करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो उदाहरण 5 आपके लिए क्या है, होमवर्क है, समझ लो, आप उसको बताओगे। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 का। अभी हमने जितना उदाहरण में पढ़ा ना उसी के रिलेटेड हमको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो इसी वीडियो में कर देते हैं इसको। एक्सरसाइज छोटा सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे का वीडियो होगा चाहे 2 घंटे का, कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, और एक और चीज, ये वीडियो अगर जिसको भी मिला है, आपके सहपाठी लोग जितने भी हैं उनको क्या करोगे, ये वीडियो जो है उनको शेयर करोगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लोगों को जो है क्या होता है, कोचिंग जाने में जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, आर्थिक संकट होता है, पारिवारिक संकट होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मैं पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, वीडियो शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं क्या करूंगा, पूरा मैथ्स जो है और पूरा फिजिक्स जो है मैं आपको क्या करूंगा, आपके वीडियोस जो है आपके लिए बना कर जो है लाऊंगा, इवन केमिस्ट्री का। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.1। पहला देखो क्या दिया है, एक आव्यूह दिया हुआ है और पूछ रहा है पहला क्वेश्चन आव्यूह की कोटि। तो पहले का आंसर क्या होगा, देखो आव्यूह की कोटि मतलब पहले रो को लिखेंगे, रो गुणित कॉलम। यहाँ पर क्या होता है, m गुणित n होता है ना, तो कितने रो हैं, 1 2 3, तो 3 रो है, कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो कोटि कितनी हो गई, 3 गुणित 4। दूसरा प्रश्न है अवयवों की संख्या,
तो मैंने बताया था जब अवयव की संख्या निकालना होगा तो कोटि का गुणा कर देना, तो 3 चौक 12। तीसरा है देखो A13 बताओ बोल रहा है, तो A13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, तो A13 कितना होगा 19 होगा। ठीक है, A21 दूसरा कॉलम पहला कितना होगा 35 होगा। A33 तीसरा कॉलम तीसरा -5 होगा। A24 दूसरा कॉलम चौथा 12 होगा। A23 दूसरा और तीसरा 5/2। आसानी से आ गया ये तो। ठीक है, चलो उसके बाद बोल रहा है देखो दूसरा प्रश्न है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें से 13 अवयव, अच्छा इसी में दूसरा पार्ट दिया है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। देखो पहला पार्ट में हमको क्या बोला है कि अगर 24 अवयव हैं, इसका मतलब m गुणित n कितना है 24 है, क्योंकि कोटियों को ही गुणा करने से तो कुल अवयव मिलता है। अब देखो 24 को जो है कितने तरीके से गुणनखंड में तोड़ के लिख सकते हो। तो पहला देखो 1 गुणित 24 करेंगे तो भी 24 आएगा। दूसरा 2 गुणित 12 का बनेगा। तीसरा 3 गुणित 8 का बनेगा। चौथा 4 गुणित 6 का बनेगा। उसके बाद 5 से नहीं जाएगा, 6 चौक 24 होता है, 6 गुणित 4 का बनेगा। 8 से जाएगा, 8 गुणित 3 होता है 9, 10 नहीं जाएगा, 11, 12 दूने 24 होता है। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और किसी से नहीं जाएगा, तो 24 गुणित 1। तो कितने हो गए इसके संभव कोटियां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गई। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे इसकी संभव कोटियां ये होंगी करके, ऐसा कोष्ठक लगा लगा के जो है आप उसको लिखोगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं दूसरा, इसी में दिया है यदि 13 अवयव हो तो कोटियों की संख्या बताओ। अब भाई 13 अवयव हैं तो क्या कैसे लिख सकते हो, मतलब m गुणित n बराबर कितना है 13। तो 13 कितने तरीके से लिख सकते हो, एक तो 1 गुणित 13 है और दूसरा 13 गुणित 1 है। क्या इसके अलावा 13 को और किसी के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, नहीं। तो दूसरा एक आंसर हो गया ऐसे ही। ठीक है, 1 गुणित 13 और 13 गुणित 1। अगला क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर 3, यदि अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है। इसमें 5 अवयव हो तो क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। 18 को कितने तरीके से गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, और 5 को तो मैंने उदाहरण में ही बता दिया था, 1 गुणित 5 और 5 गुणित 1 करके। ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक 2 गुणित 2 का हमको अवयव बनाना है, जिसके लिए हमको aij दिया हुआ है, ये है। ठीक है, सो देखो इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बनाऊंगा, बाकी दोनों क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। तो देखो 2 गुणित 2 निकालना है, तो मान लेते हैं कि वो जो अवयव है वो है a। तो 2 गुणित 2 मतलब कौन कौन से अवयव आएंगे, a11 आएगा, a12 आएगा, a21 आएगा और a22 आएगा। तो ये 4 चीजें जो है आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलो मैं इसको जो है नीचे थोड़ा सा कर देता हूं ताकि हमको हल करने में जगह मिल जाए हमारे लिए। ठीक है, सो देखो पहला जो है, हाँ aij हमको दिया हुआ है, aij को लिख लेते हैं। aij बराबर i प्लस j की घात में 2 अपॉन में 2। तो हमको कौन कौन से 4 अवयव चाहिए, a11, a12, a21, a22। तो जब मैं a11 निकालूंगा तो देखो i की जगह भी 1, j की जगह भी 1, तो 1 प्लस 1 की घात में 2 बटे में 2। तो एक धन एक कितना होता है 2, और 2 की घात में 2 मतलब 4, और 4 बटे में 2 मतलब 2। ठीक है, चलो उसके बाद करते हैं a12। a12 मतलब i की जगह 1, j के जगह 2 की घात में 2 बटे में 2। तो 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 की घात में 2 मतलब 6 नहीं होता 9, 9 बटे में 2। ठीक है, चलो उसके बाद और कौन सा अवयव चाहिए, a21 चाहिए। ठीक है, a21 चाहिए हमको, तो a21 तो i की जगह 2 और इसके जगह 1, तो 2 धन 1 की घात में 2 बटे में 2 बटे में 2। तो 2 और 1 3 हो गए, 3 की घात में 2 मतलब फिर से 9, 9 बटे में 2। ठीक है, उसके बाद a22 चाहिए हमको, तो दोनों की जगह 2 2 रखना पड़ेगा, तो 2 प्लस 2 अपॉन में 2, ऊपर की घात में 2 है ना, ऊपर में ये नहीं है, तो 2 प्लस 2 4, 4 की घात में 2 मतलब 4 चौक 16, 16 बटे में 2 मतलब 8। तो अतः करके लिख देना यहाँ पर जो है ये मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ था, अतः a11, पहले में a11 था तो a11 की जगह आएगा 2,
ठीक है, A12 के जगह आएगा 9/2, 9/2, और A21 के जगह भी आएगा 9/2 और इसके जगह आएगा 8। ये हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ देखो दूसरे वाले में क्या है, ये तो सिंपली I/J है। तो जब A11 निकालोगे तो 1/1, A12 निकालोगे 1/2, A21 निकालोगे 2/1, A22 निकालोगे 2/2 मतलब 1। ये तो ऐसे ही बन गया। इसी तरीके से इसको भी हल कर लेना, बनेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का ये मॉड्यूलस वाला मैं बता देता हूं आपको। वैसे तो मॉड्यूलस वाला हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन करें, ये वाला करें कि ये वाला? चलो मॉड्यूलस वाला, क्योंकि आप लोग देखते हो क्वेश्चन को तो डर जाते हो कि मॉड्यूलस दिया, अरे बाप रे कैसे करेंगे करें। ठीक है, तब तक जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इस जगह को थोड़ा सा खाली करता हूँ, इसको मैं जो है इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इरेजर से इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, और कैसा लग रहा है आपको वीडियो, बताना समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इंग्लिश जो है यूज करूंगा ताकि आप लोगों का स्ट्रिंग इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे क्या हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, हम लोग हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं बहुत डरते हैं इंग्लिश के नाम से। मतलब जितना डर हमको शेर से नहीं लगता है ना, उतना डर हमको अंग्रेजी से लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस में करो। कोई भी चीज को जैसे इंग्लिश में सॉल्व करते हो तो इक्वल दैट, इम्प्लाइज दैट, ऐसे ऐसे वर्ड यूज किया करो ताकि आपका बेसिक जो है अंग्रेजी के जो है कवर अप हो। ठीक है, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ तो मेरे को पता है कि हम लोग हिंदी मीडियम वालों को जो है इंग्लिश के नाम से ही जो है सर दर्द, बुखार, उल्टी सब चालू हो जाता है। ठीक है, चलो जगह खाली हो गया, वापिस आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5वां। 3 गुणित 4 का बनाना है, तो पहले तो पीछे एक रफ कर लेना कि 3 गुणित 4 दिखेगा कैसे। ठीक है, एक अवयव ले लेना ए। 3 मतलब 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए। तो A11, A12, A13, A14। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, A21, A22, A23, A24। फिर अगला क्या होगा, A31, A32, A33, A34 होगा ये। ठीक है, चलो अब देखो AIJ दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं तो मैं डायरेक्टली निकालता हूं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप समझ भी गए होंगे तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं। A11 जब निकालेंगे तो I की जगह भी 1 आएगा और J की जगह भी 1 आएगा। तो मॉड्यूलस 3 गुणित -1 धन 1। तो देखो कितना आ जाएगा, 3 गुणित 1 मतलब -3, -3 धन 1 मतलब -2, -2 मॉड्यूलस से क्या बन के बाहर निकल जाएगा, 2। तो 1/2 गुणित 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो कितना आया, 1 ना। ठीक है, चलो सेकंड है A12 मतलब 1/2 और यहाँ -3 गुणित 2 धन 1। तो 3 2 ने -6, -6 धन 1 कितना हो जाएगा, -5। -5 मॉड्यूलस से क्या बन के बाहर निकल जाएगा, +5। और इसको 1/2 से जब गुणा करेंगे तो 5/2 आएगा और ये 5/2 ही हो गया। उसके बाद A13। ठीक है, मतलब I के जगह 1 रखेंगे और अरे मैं यहाँ कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ यहाँ देखो ये यहाँ पर आएगा I के जगह, I था ना, देखो पहले वाला I था, I के जगह यहाँ 1 आएगा ना, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 होगा। ठीक है, सो 3 1 कम -3, -3 धन 2 कितना हो जाएगा, -1, -1 क्या बन के बाहर निकलेगा, +1। तो ये 5/2 नहीं होगा, ये 1/2 होगा। ठीक है, हड़बड़ी में गलती हो जाता है। चलो ठीक है, -3 I के जगह फिर से 1 रखेंगे और J के जगह 3 रखेंगे। तो -3 1 कम 3 धन 3, 0, 0 गुणित 1/2 मतलब 0। ठीक है, उसके बाद A14, तो 1/2, तो -3 गुणित 1 धन 4। तो -3 1 कम 3 धन 4 कितना हो जाएगा, +1, +1 गुणित 2 मतलब 1/2। ठीक है, ये हो गए हमारे पहले। अब दूसरा निकालते हैं हम लोग A21। ठीक है, A21 मतलब 1/2 और -3 और जो है I के जगह कितना रखेंगे, 2 और J के जगह कितना रखेंगे, 1। तो 3 2 ने -6, -6 में से 1 जाएगा तो -5, लेकिन मॉड्यूलस से क्या बन के बाहर निकलेगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद A22 जब निकालेंगे तो I और J दोनों के जगह 2 2 रखेंगे।
तो -3 गुणित 2 धन 2, तो 3 दूने -6, -6 में से 2 जाएगा तो -4 बचेगा, -4 मॉड्यूलस बन के क्या निकल जाएगा बाहर +4, तो 1/2 गुणित 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूने 4, मतलब कितना हो गया A22 जो है 2 हो गया। ठीक है, चलो अब निकालते हैं हम लोग A23। तो यहां रखेंगे A23, तो इक्वल है ना A 1/2 और -3 i के जगह रखेंगे 2 और j के जगह रखेंगे 3, ये 2 है और ये 3 है, तो 3 दूने -6, -6 में से +3 क्या, तो -3, -3 मॉड्यूलस के बाद +3 बन के आएगा 3/2, यह हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। A24 मतलब 1/2 और क्या है हमारे पास -3 और यहाँ 2 और यहाँ 4, तो 3 दूने -6, -6 में से 4 गया तो -2, -2 मॉड्यूलस बन के क्या बाहर निकल जाएगा, मॉड्यूलस के बाहर +2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 आएगा। ठीक है, चलो अब निकालते हैं हम लोग 3-1। बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं। A31, तो 1/2 और -3 और यहाँ कितना आएगा, i के जगह 3 और j के जगह आएगा 1, तो 3 तिया -9, -9 में से 1 गया तो -8, -8 मॉड्यूलस के बाद +8 बन गया, तो 8/2, 8/2 मतलब 4। ठीक है, आपको राइटिंग जो है लग रहा होगा कि ये कैसे लिखा रहा है करके, ठीक है, तो ये जो है ग्राफिक्स में लिखा रहा है। ठीक है, मैं जो है अगर मेरा हैंड राइटिंग ऐसा नहीं है, ये मेरे ग्राफिक्स में ऐसा लिखा रहा है। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, आप लोग सुने होंगे पेन टेबलेट करके, तो उसके कारण से जो है ऐसे हो रहे हैं, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा कि मैं तो साथ ही साथ बोल ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखो -3 इसके जगह भी 3 आएगा और इसके जगह क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 3 ये कितना है, 3 है, ये भी कितना है, 3 है, तो 3 तिया -9, -9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, -7, -7 मॉड्यूलस के बाहर +7 बन के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2। तो A31 हो गया, A32 हो गया। अब यहाँ निकालते हैं A33, तो 1/2 और यहाँ है -3, i के जगह भी -3 और j के जगह भी 3, तो 3 तिया -9, -9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, -6, -6 मॉड्यूलस के बाद +6 बन के बाहर निकल जाएगा, 6/2, 6/2 मतलब 3, 2 1 कम 2, 2 तिया 6। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं लास्ट A34 पे, तो 1/2 -3 4, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 4 यहाँ आएगा। ठीक है, तो -9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, -5, लेकिन -5 मॉड्यूलस से क्या बन के बाहर निकल जाएगा, +5/2। अब आपको क्या करना है, इन सारे मानों को उठाना है और सिंपली आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, इतना काम कर लोगे, सारे मानों को जैसे मैंने क्षैतिज में लिखा है तो क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर में लिखा है तो ऊर्ध्वाधर में करके ऐसे करके आपको लिख देना है। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये तो आप कर लोगे 2i - j सेम टू सेम, ये तो सेम रहेगा। अब आपको जो जो निकालना है इसमें जो है वो मान, i के जगह वो मान, j के जगह वो मान रख के निकालते जाना। ठीक है, प्रश्न 6 देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया। और अगर आप चेक भी करना चाहोगे तो देख लो, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए, तो देखो दोनों की कोटि बराबर है कि नहीं, उसके बाद दोनों के संगत अवयव बराबर होने चाहिए, इसी प्रॉपर्टी को तो यूज करेंगे। तो यहाँ 4 है और यहाँ कितना है y, तो y का मान कितना होगा 4, यहाँ z है, यहाँ 3 है, तो z का मान कितना हो जाएगा 3, यहाँ x है, x का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिखोगे आप कि पहले वाले के लिए x बराबर 1 है, y बराबर 4 है और z बराबर 3 है। अगले वाले में देखो, यहाँ पर पहला अवयव है x + y और यहाँ कितना है 6, तो एक छोटा सा समीकरण बना लो। ठीक है, तुलना करने पर करके कि x + y बराबर 6 और उसके बाद देखो 5 + z बराबर 5, दूसरे वाले को करेंगे A21 को करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5 + z बराबर 5, तो 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो z बराबर कितना मिला हमको, z बराबर मिल गया 0। ठीक है, तो x + y बराबर ये तो हमारे पास है ही। उसके बाद दूसरा देखो, x गुणित y बराबर 8, x गुणित y बराबर 8। अब आपके पास दो समीकरण है, दोनों को हल कर सकते हो। यहां से x का मान निकालना या y का मान निकालना, यहां पुट कर देना, एक वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को दोबारा यहां पुट कर देना।
हो जाएगा, ठीक है, बना सकते हो, इतना तो छोटे छोटे क्वेश्चन है बना सकते हो। उसके बाद देखो तीसरे वाले में क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5 रखोगे, y प्लस जेड बराबर 7 रखोगे। जब तीनों की तुलना करोगे तो आपको कैसा समीकरण मिलेगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब उसके बाद देखो दूसरे में क्या है, x प्लस जेड बराबर 5, तो इस x और इस z के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो 5 धन y बराबर 9, तो y का मान कितना आ गया 4। अगर y का मान 4 है तो y प्लस जेड बराबर 7 है, तो 4 रखोगे तो z का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद ये भी है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसी है, a माइनस बी बराबर -1, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर 0 और 3c प्लस d बराबर 13। तो a b c का मान ज्ञात करना है। बन जाएगा ये? चलो नहीं बनेगा बोल रहे होगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है सर, करते हो। चलो मैं बता देता हूँ, पहले इरेज कर देता हूँ इसको, इसी को मैं बता देता हूँ, बाकी सब तो बना लोगे। बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है, तो अच्छे से जो है तन मन धन लगा के जो है पढ़ाई करो। अब आपको तो कोचिंग जाने की भी जरूरत नहीं है, आपके कोचिंग के फीस भी बच जाएगी। ठीक है, मैं आपके लिए पूरा डेडिकेट होकर जो है पूरा वीडियोस जो है आपके लिए लाऊंगा। बस आपको करना क्या है, आपको बस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोगों का जो है पैसा बच सके। जो फालतू हम लोग कोचिंगों में जा जाकर जो इतना इतना फीस देते हैं, ठीक है, जितना आप वहां फीस दोगे उससे ज्यादा नॉलेज ही यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, किस पैटर्न में आपको लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सीजी बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उनको टैकल करना है करके। ठीक है, चलो पेंसिल आ गया हमारा। चलो कौन सा क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले थे, हम लोग हल करने वाले थे 7वां। तो देखो अगर दोनों अवयव बराबर है तो उनके संगत अवयवों की तुलना करते हैं फटाफट। तो पहला क्या मिल जाएगा हमारे पास, a माइनस बी, पहला अवयव इधर का -1 है, दूसरा है देखो 2a प्लस सी a12 और इसका क्या है 5 है। उसके बाद देखो 2a माइनस बी बराबर 0 है, ठीक है, और 3c प्लस डी बराबर कितना है 13। तो इसको पहले पकड़ना, देखो ये माइनस बी इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस बी, तो 2a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं b। अब समीकरणों को हल करना सीखो। ठीक है, अब इस मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, देखो a माइनस बी के जगह। ठीक है, सो a माइनस बी बराबर -1 है, और b के जगह कितना लिख सकते हैं, देखो 2a लिख सकते हैं, तो a के जगह a और b के जगह -2a बराबर -1। तो a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, -a बराबर -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a का मान आ गया 1। a का मान अगर आ गया तो इस मान को हम लोग इसमें रखते हैं, तो 2 गुणित 1 मतलब 2, और 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो c के बराबर कितना बचेगा 3। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर देखो a का मान आ गया है 1, तो 2 गुणित 1 बराबर b, तो b का मान कितना हो जाएगा 2। अब क्या बच गया, ए बी सी डी, डी बच गया। सी का मान कितना है 3, तो 3 तिया 9, 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा 4। यहीं पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जल्दी करते हैं। देखो ए आई जे एक वर्ग अवयव है, ये हम लोग कर चुके हैं। वर्ग अवयव के लिए m बराबर n होना चाहिए। x तथा y के किन प्रदत्त मानों के लिए अवयवों के युग्म समान है, बताओ भाई, दोनों को हल कर लेना। x 3x प्लस 7 बराबर 0 करोगे तो x का मान -7/3 आएगा। x का मान कहीं पर 7/3 है क्या, नहीं है, इसका मतलब x का मान जो है -7/3 नहीं है, मतलब उसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, ज्ञात करना संभव नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 3 गुणित 3 के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ये जो है 81 आएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 512 आएगा। ठीक है, इसको जो है ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार बुक को वापिस से पढ़ना और प्रविष्टि 0 या 1 होने के चांसेस कितने हैं ये आपको मेरे को बताना है। ठीक है, अगर आपने कमेंट करके आंसर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अगला एक्सरसाइज जब हम लोग शुरू करेंगे तब मैं वहां पर जो है इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि 3 गुणित 3 के ऐसे कितने अवयव हो सकते हैं जिनमें प्रत्येक में प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। कोई चीज अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।